की हमारी क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए आज की क्लास होगी हमारी कार्बन और उसके यौगिक। ठीक है, 10th की विज्ञान में भी ये टॉपिक है, तो 10th के जो विद्यार्थी है वो विशेष तौर से ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट मंथ में उसकी एग्जाम है नवंबर में, तो कार्बन और कार्बन के यौगिक है, जैसे मेथेन के बारे में है, एथेनोइक एसिड है, एल्कोहल है, और कार्बन की श्रृंखला के बारे में डबल बॉन्ड लगता है तो उसको क्या बोलते हैं, सिंगल बॉन्ड की श्रृंखला को क्या बोलते हैं, संतृप्त वसा, असंतृप्त वसा, ये सब क्या है 10th लेवल के भी हैं। ठीक है, तो क्लास को ध्यान से देखिएगा, पूरी क्लास को देखिएगा अच्छे से, और क्लास को देखने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं, आपको पता ही है कार्बन और उसके यौगिक। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कार्बन से। ठीक है, देखिए कार्बन कार्बन होता है एक अधात्विक तत्व होता है। कार्बन होता है जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन। ठीक है, तो कार्बन कितने नंबर पर आता है, 6 नंबर पे आता है। ठीक है, इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 1s2 2s2 2p2। ठीक है, ये होता है इसका इलेक्ट्रॉनिक 1s2 2s2 2p2 होता है, 6 नंबर पे आता है, और इसकी संयोजकता होती है 4 होती है। ठीक है, कार्बन होता है वो अन्य जो एलिमेंट है यौगिक उनसे कितने बंध बना सकता है, 4 बंध बना सकता है। ठीक है, इसकी संयोजकता कितनी होती है, 4 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p2 होता है। ठीक है, और कार्बन क्या है, एक अधातु है। ठीक है, कार्बन अधातु होते हुए भी यह अपरूपों में पाया जाता है। अपरूपों में पाया जाता है, इसके जैसे अपरूप होते हैं, एक तो होता है हीरा होता है, ग्रेफाइट होता है, फुलरिन होता है। ठीक है, अधातु होते हुए भी जो इसका अपरूप होता है, अपरूप का मतलब होता है एक ही तत्व अलग अलग रूपों में पाया जाता है, उसको क्या बोला जाता है, एक ही तत्व के अलग अलग रूपों में पाया जाना उसको क्या बोला जाता है, अपरूप बोला जाता है। ठीक है, यह अपने अपरूपों में पाया जाता है, जैसे हीरा है, ग्रेफाइट है, फुलरिन होता है। अधातु होते हुए भी जो इसका अपरूप होता है ग्रेफाइट होता है, विद्युत का क्या होता है, सुचालक होता है। ठीक है, सुचालक होता है। तो ठीक है, देखिए हम इसको अच्छे से विस्तार से देखते हैं, थ्योरी को आप अच्छे से समझना। ठीक है, कार्बन होता है अधात्विक, कार्बन होता है वो अधात्विक तत्व होता है। ठीक है, कार्बन होता है अधात्विक तत्व होता है जो आधुनिक आवर्त सारणी में समूह है। ठीक है, आधुनिक आवर्त सारणी होता है, उसमें कितने समूह होते हैं, टोटल 18 समूह होते हैं, और 7 क्या होते हैं उसमें आवर्त होते हैं। तो ये कौन से समूह में आता है, कार्बन होता है, कार्बन समूह 14 नंबर का समूह होता है, उसको बोलते हैं कार्बन समूह है। आवर्त नंबर जो आवर्त होते हैं 7 होते हैं, उसमें आवर्त नंबर कौन सा होता है, इसका 2 होता है। ठीक है, दूसरे नंबर के आवर्त में, और 14वें नंबर के वर्ग या समूह में आता है। इसका परमाणु क्रमांक मैंने पहले बताया था, पहले नंबर पे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, क्लोरीन। ये आपको मतलब 30 तक तो क्रमांक याद होने चाहिए। मेरे की जो पहले की क्लास है उसमें भी मैंने बताया था। ठीक है, तो कार्बन कितने नंबर पर आता है, परमाणु क्रमांक कितना होता है इसका, 6 होता है। ठीक है, जितना परमाणु क्रमांक होते हैं उतनी क्या होते हैं इसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं, उतनी क्या होते हैं इसमें प्रोटॉन होते हैं। ठीक है, इतने इलेक्ट्रॉन उतने ही क्या होते हैं, प्रोटॉन होता है कार्बन। ठीक है, सर्वाधिक यौगिक वाला तत्व है। सभी जीव संरचनाएं कार्बन आधारित होती है। भूपट्टी में खनिजों जैसे कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट है, कोयला, पेट्रोलियम के रूप में केवल 0.02% कार्बन उपस्थित होता है। वायुमंडल में 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड उपस्थित होती है, उसके रूप में भी क्या पाया जाता है, कार्बन पाया जाता है। ठीक है, समझ रहे हो आप। इसके बाद में देखिए कार्बन के बंध। ठीक है, मैंने अभी बताया था कि कार्बन होता है, ये परमाणु क्रमांक कितना होता है इसका, 6 होता है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन भी कितने होते हैं, जितना परमाणु क्रमांक होता है उतने क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, उतने क्या होते हैं, प्रोटॉन होते हैं। ठीक है, उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं, उतने क्या होते हैं, प्रोटॉन होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है नेगेटिव होता है। ठीक है, और प्रोटॉन पर पॉजिटिव आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, जे थॉमसन ने, और प्रोटॉन की खोज किसने की थी, जेम्स चैडविक ने। ठीक है, इसके बाद देखिए इलेक्ट्रॉन होते हैं 6 होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है, 1s2 2s2 2p2 होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन होते हैं कक्षक में पाए जाते हैं। सबसे पहले 1s कक्षक में पाए जाएंगे, 1s में 2 पाए जाएंगे, फिर 2p 1s में फिर
2s में पाए जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन और 2p में पाए जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन। कुल कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं इसमें? 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कार्बन में संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? संयोजी इलेक्ट्रॉन वो होते हैं जो भारी कक्षों में इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, उसकी संख्या कितनी इसमें? 4 होती है। ठीक है, अतः कार्बन अष्टक प्राप्त करने हेतु 4 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करता है। अष्टक का मतलब होता है कोई भी परमाणु होता है अपने अंतिम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन रखने की क्षमता रखता है। वो अपना स्थायित्व प्राप्त करने के लिए अपने अंतिम कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन रखता है? 8 इलेक्ट्रॉन रहता है। तो इसके अंतिम इलेक्ट्रॉन, इसके बाह्य कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यह कितने इलेक्ट्रॉन और चाहिए इसको प्राप्त करने? 4 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी दूसरे से करता है। 4 उसको देता है और उसके लेता है, मतलब 4 की क्या करता है? साझेदारी करता है। तो अंतिम कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको? 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए। सहसंयोजी अबंध बनाता है। ठीक है, इसके बाद में देखिए गलनांक और क्वथनांक कम होते हैं। सहसंयोजी यौगिक विद्युत के कुचालक होते हैं। ठीक है, विद्युत का तो कुचालक होती है, लेकिन इसका जो अपरूप होता है, ग्रेफाइट होता है ना, वो विद्युत का क्या होता है? सुचालक होता है। ठीक है, कार्बन के अपरूप है एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। प्रकृति में कार्बन तत्व अनेक भौतिक गुणों के साथ विविध रूपों में पाया जाता है, जिसमें उसके परमाणु के परस्पर आबंधन तरीके के आधार पर अंतर होता है। ठीक है, कार्बन की मैंने अभी बताया था आपको, मेरी भाषा में समझिए आप। अपरूप किसे कहते हैं? एक ही परमाणु का, एक ही तत्व का अलग अलग रूपों में पाया जाना, उसका वो कौन सा गुण कहलाता है? अपरूप कहलाता है। जैसे कार्बन होता है अलग अलग रूपों में पाया जाता है, हीरा है इसमें कार्बन है, ग्रेफाइट है, फुलरीन है, क्या है? कार्बन के अपरूप है। ठीक है, मैं आपको इस थ्योरी से अच्छे से जल्दी फटाफट से अच्छे से समझा रही हूँ कि आपको, ताकि पढ़ते तुरंत समझ में आ जाएगा। हीरा होता है डायमंड। ठीक है, हीरे में कार्बन का प्रत्येक परमाणु कार्बन के 4 अन्य परमाणुओं के साथ आबंधित होता है, जिससे एक दृढ़ त्रिआयामी संरचना बनती है। ठीक है, विशेष त्रिआयामी संरचना के कारण हीरा होता है वो प्राकृतिक पदार्थों में सर्वाधिक कठोर पदार्थ होता है। ठीक है, आपसे प्रश्न ये पूछा जाए कि प्राकृतिक पदार्थों में सर्वाधिक कठोर पदार्थ कौन सा है, तो वो कौन सा होता है? हीरा होता है। ठीक है, प्राकृतिक पदार्थों में सर्वाधिक कठोर पदार्थ कौन सा होता है? हीरा होता है। मैं जितना बोलूँ आप उतना ध्यान रखें, थ्योरी चाहे कितने भी दी रखी हो इसमें, है ना। हीरा होता है, रासायनिक रूप से कम क्रियाशील है, यह विद्युत का क्या होता है? कुचालक होता है। ठीक है, अपरूप होता है ग्रेफाइट, विद्युत का सुचालक होता है। लेकिन हीरा होता है प्राकृतिक पदार्थों में सर्वाधिक कठोर पदार्थ होता है, और यह एक त्रिआयामी संरचना के कारण बहुत कठोर होता है। ठीक है, और विद्युत का क्या होता है? कुचालक होता है। ठीक है, और हीरे का अपवर्तनांक होता है वो सबसे अधिक होता है। ग्रेफाइट देखिए ये क्या होता है? इसका अपरूप होता है ग्रेफाइट, विद्युत का क्या होता है? सुचालक होता है। एक अधातु हुए भी पूछा जाएगी कि एक अधातु होते हुए भी कौन सा वो अपरूप है जो विद्युत का सुचालक होता है, तो कई बार एग्जाम में आता है ग्रेफाइट। रासायनिक रूप में हीरे के समान ही होता है, जो एक शुद्ध कार्बन है, परंतु ग्रेफाइट और हीरे की जो आणविक संरचना उसकी त्रिआयामी संरचना थी। ठीक है, संरचना बिल्कुल अलग अलग होती है, वजह से भौतिक गुण अलग अलग होते हैं। और इसकी ये ग्रेफाइट है ना, देखिए मैं आपको शॉर्ट रूप में बताऊंगी बिल्कुल से। ठीक है, उसकी तो त्रिआयामी संरचना थी। ग्रेफाइट में षटकोणीय कार्बन की परतों के बीच, ठीक है, षटकोणीय आकृति पाई जाती है। ठीक है, कार्बन के बीच की कैसी आकृति होती है? षटकोणीय आकृति। ठीक है, और ये क्या होती है? षटकोणीय आकृति होती है ना, एक दूसरे के ऊपर आसानी से फिसलती है। ठीक है, इसी गुण के कारण ग्रेफाइट का प्रयोग संयोजकों की भांति भी किया जाता है। ठीक है, और ये एक दूसरे के ऊपर फिसलती है तो क्या होता है? विद्युत का सुचालक होता है। ग्रेफाइट का ताप का बढ़िया चालक है, विद्युत का सुचालक भी है। ठीक है, इतना ही याद रखो आपको। ठीक है, ग्रेफेन शुद्ध कार्बन का एक रूप होता है। ठीक है, कार्बन के परमाणु की प्रकृति हनीकॉम्ब लेटिस रूप में व्यवस्थित की जाती है। मतलब इतना ही याद रखिए कि ग्रेफाइट की संरचना हो षटकोणीय रूप में पाई जाती है, तो एक परतें होती है, वो षटकोणीय परतें एक दूसरे के ऊपर फिसलती रहती है, तो क्या होता है? विद्युत का सुचालक होता है। ठीक है, इसके बाद में देखिए तीसरा अपरूप होता है कार्बन का, वो होता है फुलरीन। ठीक है, फुलरीन होता है, फुलरीन कार्बन का अपरूप एक वर्ग है। इसमें सब इसकी खोज किसने की थी? बकमिन्स्टर फुलरीन नामक वैज्ञानिक ने की थी। इसकी जो आकृति होती है ना, वो बक्की बॉल के समान होती है। जो वॉलीबॉल होना था उस पर ऊपर की डिजाइन होती है ना, उसके समान क्या होती है? इसकी आकृति होती है। इस तरह से उस पर आकृति होती है ना, ऐसे
ऐसे होता है ना फुटबॉल की ये जो आकृति होता है ना, इस तरह से बकमिस्टर फुलरिन नामक वैज्ञानिक ने फुलरिन को दिया कि उसके जो वो होता है ना वॉलीबॉल के समान इसकी आकृति होता है, और इसका जो उपयोग में लिया जाता है ना कार्बन 60 उपयोग में लिया जाता है। ठीक है, इसके बाद में देखिए हम बिल्कुल शॉर्ट रूप देखेंगे। ठीक है, कार्बन होता है, इसमें क्या होता है, कार्बन में कार्बन के ही अन्य परमाणु के साथ आबंध बनाने की अद्वितीय क्षमता होती है। कार्बन होता है, जैसे ये कार्बन होता है, ये कार्बन एक दूसरे से जुड़ने की क्षमता अद्वितीय क्षमता होती है। इस गुण को क्या बोलते हैं, श्रृंखलन का गुण कहते हैं, क्योंकि कार्बन में श्रृंखलन बनाने का गुण पाया जाता है, तो इसमें क्या बोलते हैं, श्रृंखलन का गुण पाया जाता है। इसमें श्रृंखलन कहते हैं, श्रृंखला में कार्बन विभिन्न शाखाओं अथवा वलय में व्यवस्थित पाया जाता है। ठीक है, ये मतलब ऐसे वलय में भी जुड़ सकता है कार्बन, जैसे ये कार्बन ये वलय में भी जुड़ सकता है, और ऐसे श्रृंखला भी बना सकता है। ठीक है, इसमें श्रृंखलन का गुण पाया जाता है कार्बन में। ठीक है साथियों, इसके बाद में देखिए अभी मैंने बताया था कि कार्बन के अंतिम कोश में कक्षक में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 4 होते हैं, तो इसमें इसकी संयोजकता कितनी होती है, 4 होती है। ठीक है, इसके बाद में मैंने बताया था कि कार्बन और हम उसके देखेंगे क्या, यौगिक देखेंगे, इसमें श्रृंखलन का गुण पाया जाता है। ठीक है, तो ये क्या बनाता है, यौगिक बनाता है। ठीक है, एक तो होता है देखिए यौगिक होते हैं, एक तो होते हैं संतृप्त यौगिक, एक होते हैं असंतृप्त यौगिक। ठीक है, आप बिल्कुल भी थ्योरी पे ध्यान मत दीजिए, आप सिर्फ मेरी वॉइस पे ध्यान दीजिए मैं क्या बता रही हूँ। ठीक है, संतृप्त यौगिक क्या होते हैं, जब कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, ये सिंगल बॉन्ड होता है तो इसको क्या बोलते हैं, संतृप्त यौगिक। और कार्बन के बीच में डबल या ट्रिपल बॉन्ड होता है इस तरह से, तो उसको क्या बोलते हैं, असंतृप्त यौगिक बोलते हैं। ठीक है, देखिए ऐसे कार्बनिक यौगिक जिसमें कार्बन कार्बन सभी बंध एकल बंध सिंगल बॉन्ड से जुड़े होते हैं तो संतृप्त यौगिक कहलाते हैं, जैसे मेथेन है, एथेन है, प्रोपेन है। ठीक है, सिंगल बॉन्ड की जो ये संरचना होती है इसको क्या बोलते हैं, नाम होता है, जैसे जिस श्रृंखला में कार्बन की मात्रा सिर्फ 1 होती है तो उसको क्या बोलते हैं, मेथेन। ठीक है, और जिस श्रृंखला में कार्बन की संख्या 2 होती है, ठीक है, कार्बन की श्रृंखला ऐसे 2 होती है तो उसको क्या बोलते हैं, एथेन। समझे, और जिसकी कार्बन की श्रृंखला ऐसे 3 कार्बन से बने होते हैं, मेथेन एथेन, उसको क्या बोलते हैं, प्रोपेन। ठीक है साथियों, मेथेन हो गया, एथेन हो गया, प्रोपेन। जिसमें कार्बन की श्रृंखला 4 हो जाती है उसको क्या बोलते हैं, ब्यूटेन। जिसमें 5 होती है कार्बन से उसको पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन। ठीक है, नॉन डेक ऐसे बोला जाता है। ठीक है, कार्बन की श्रृंखला में केवल 1 कार्बन उसको बोला जाता है मेथेन, 2 होता है उसको बोला जाता है एथेन, जिसमें 3 होते हैं उसको बोला जाता है एथेन, और बॉन्ड का सिंगल बॉन्ड हो केवल उसको बोला जाता है मेथेन एथेन प्रोपेन। ठीक है, कार्बन की श्रृंखला के आधार पर बोला जाता है। ठीक है, इसी प्रकार से जैसे असंतृप्त यौगिक मैंने बताया कि कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा, ठीक है, तो उसको क्या बोले जाते हैं, हम असंतृप्त यौगिक बोलेंगे। और दो कार्बन के बीच एक डबल बॉन्ड उसको बोला जाता है, क्या बोला जाता है इसको, उनमें तो बोलना जाता है, हमने 2 कार्बन को एथेन बोल रहे थे, और इसमें क्या बोलेंगे, एथीन बोलेंगे। और इसमें कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा तो उसको क्या बोलेंगे, एथाइन बोलेंगे। ठीक है, ठीक है, अभी मैंने बताया कि 2 कार्बन के बीच में अगर डबल बॉन्ड होगा तो उसको क्या बोलेंगे, एथीन। अगर 2 कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, एथाइन बोलेंगे। और सिंगल बॉन्ड होगा तो उसको एथेन बोलेंगे। ठीक है, अभी बताया कि कार्बन में संकलन का गुण पाया जाता है, या तो वो सीधी श्रृंखला बनेगा या वल्य में बनेगा। ठीक है, एरोमेटिक, वल्य को क्या बोलते हैं, एरोमेटिक। जैसे साइक्लो हेक्सेन, साइकिल का, और हेक्सेन का मतलब क्या बताया था मैंने अभी, जिसमें 6 कार्बन होंगे इस प्रकार से, इस प्रकार से। ठीक है, इस प्रकार से क्या होंगे, कार्बन होंगे 1 2 3 4 5, ये जैसे इसको क्या बोलेंगे, साइक्लोपेंटेन। ठीक है, जिसमें 5 कार्बन उसको साइक्लोपेंटेन। और साइकिलों का मतलब होता है, मतलब ये राउंड शेप में है, साइकिल का जो पहिया होता है ना उस तरफ से गोल है। ठीक है, साइक्लो। और जिसमें 6 कार्बन की श्रृंखला होगी गोल टाइप में तो उसको क्या बोलते हैं, उसको एरोमेटिक यौगिक बोलते हैं, साइक्लोहेक्सेन, साइक्लो एरोमेटिक कार्बनिक यौगिक कहलाते हैं। ठीक है, इसके बाद में देखिए, बता दिया अभी आपको। इसके बाद में देखिए किसके हम देखेंगे, यौगिक।
समझ गए होंगे साथियों। जैसे कार्बन की मात्रा संख्या 1 होगी तो उसको बोलांगा मेथ हो गए, जिसमें कार्बन की संख्या 2 होगी तो उसको बोलांगा एथ, 3 होगी उसको बोलांगा मेथ, एथ, ठीक है। प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, नोनेन, डेकेन, ठीक है, डेक, लेकिन इस प्रकार से बोलेंगे। मैंने अभी बताया कि संतृप्त यौगिक क्या होते हैं, जिनमें कार्बन और कार्बन की श्रृंखला के बीच में केवल क्या हो, सिंगल बॉन्ड हो। असंतृप्त यौगिक किसको बोलेंगे, जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हो श्रृंखला के बीच में, उसको क्या बोला जाता है, असंतृप्त यौगिक बोला जाता है, ठीक है। अभी मैंने बताया कि जो कार्बन के यौगिक होते हैं, कार्बन में श्रृंखलन का गुण पाया जाता है, तो ये सीधी श्रृंखला भी बना जाता है और एरोमेटिक राउंड शेप में, एरोमेटिक जो राउंड शेप में बनेगी उसको नाम क्या देंगे हम, साइक्लो। जिसमें 6 कार्बन होंगे उसको साइक्लोहेक्सेन, जिसमें 5 कार्बन की श्रृंखला उसको साइक्लो पेंटेन, ठीक है, साइक्लोहेप्टेन, इस तरह से नाम देंगे। इसके बाद में देखिए इसके यौगिक। जैसे सबसे पहले हम देखेंगे, एक होता है इसका यौगिक होता है मेथेन, ठीक है। अब मेथेन अभी मैंने बताया जिसमें कार्बन की श्रृंखला होगी 1 होगी, ठीक है, 1 होगी तो ये क्या होगा, मेथेन, ठीक है। फिर उसके बाद में मैंने आपको पहले ही बताया था कि कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, 4 होती है, मतलब अन्य परमाणु से कितने बॉन्ड बनाने की क्षमता रखता है, 4 बॉन्ड बनाने की क्षमता रखता है, ठीक है। तो ये क्या है, H4, इसका सूत्र होता है मेथेन का CH4 होता है, ठीक है। तो ये तो हो गया कार्बन और इसकी संयोजकता होगी 4, तो ये क्या बनाएगा, 4 सिंगल बॉन्ड बनाएगा, किसके साथ में, हाइड्रोजन के साथ में, ठीक है। इस प्रकार से ये हाइड्रोजन के साथ 4 बॉन्ड बनाएगा, लेकिन ये इस तरह से होती है संरचना, ठीक है। ये क्या जुड़ रहे हैं, हाइड्रोजन, ठीक है। ये क्या है, इसकी त्रिआयामी संरचना है, चतुष्फलक की आकृति संरचना है ये। तो ये क्या बनाएगा, मेथेन का सूत्र क्या होता है, CH4 होता है, और इसको क्या बोलते हैं, देख, मेथेन एल्केन श्रेणी का प्रथम सदस्य है, ठीक है। मैंने अभी बताया था कि कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है उसको बोला जाता है एल्केन, और मेथ होता है वो एल्केन श्रेणी का क्या है, प्रथम सदस्य होता है, CH4। समझ गए आप, CH4 होता है, इसकी चतुष्फलक की आकृति होगी। प्राकृतिक गैस, बायोगैस, इसको क्या बोलते हैं, प्राकृतिक गैस या बायोगैस, गोबर गैस, मेथेन, ठीक है। कोयले की खानों में मेथेन वायु के मिश्रण में भयंकर विस्फोट होता है। मेथेन को फायर डैम्प भी कहा जाता है। मेथेन का उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है। मेथेन एक ग्रीन हाउस गैस है, ठीक है, ग्रीन हाउस गैस है जो कई मानवीय क्रियाकलापों में भी उत्पन्न होती है, जैसे धान के खेतों में, पशुपालन में मेथेन गैस बनती है, ठीक है। समझ गए आप। इसके बाद में देखिए ये होती है क्लोरोफ्लोरो कार्बन होता है, कार्बन, C, फ्लोरीन, और फिर क्लोरोफ्लोरो और फिर कार्बन, ठीक है। CFC ऐसी का सूत्र होता है, CFC। क्लोरोफ्लोरो कार्बन को क्या बोलते हैं, फ्रियोन, क्या बोलते हैं इसको, फ्रियोन कहते हैं। इसका उपयोग रेफ्रिजरेटर का मतलब होता है फ्रीज, घरों में जो फ्रीज होता है ना उसको क्या बोलते हैं, रेफ्रिजरेटर। यह एक हरित ग्रह कार्बनिक यौगिक है, ओजोन क्षरण के लिए जिम्मेदार है। ओजोन O3, ओजोन होती है ना भाई साहब, ओजोन होती है O3, जिसका सूत्र होता है इसके हानिकारण के लिए क्या जिम्मेदार होती है, CFC होती है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जिसको कहते हैं फ्रिज में, जिसका काम में लिया जाता है, यूज किया जाता है। रेफ्रिजरेटर किसको बोलते हैं, फ्रिज को कहते हैं। यह किसके लिए जिम्मेदार है, ओजोन गैस के नाश के लिए। ओजोन O3 होता है, इसकी परतों में छेद किसके कारण होता है, रेफ्रिजरेटर क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण, ठीक है। इसके बाद में देखिए ये होती है एक मस्टर्ड गैस, ठीक है। मस्टर्ड गैस का सूत्र होता है C4, ठीक है, H8, C4H8 Cl2 और S, सल्फर। मस्टर्ड गैस समझ गए ना, CH4H8 Cl2 S, ये इसका सूत्र होता है। मस्टर्ड गैस सामान्य ताप पर रंगहीन व गाढ़ा ध्रुव, चूंकि इसकी गंध सरसों जैसी होती है इसलिए इसे क्या बोलते हैं, मस्टर्ड गैस बोलते हैं। जहरीली गैस होती है, चौथा पर फपोले डाल देती है। प्रथम विश्व युद्ध हुआ था ना, जर्मनी सेना द्वारा ब्रिटेन के विरुद्ध किया गया था। मस्टर्ड गैस कहाँ डाली गई थी, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान, ठीक है। इसके बाद में देखिए एक होती है अश्रु गैस होती है, ठीक है। अश्रु गैस होती है, मतलब इसको डालने से क्या होगा, आंखों में जलन, आंसू आ जाते हैं, ठीक है। इसका क्या सूत्र होता है, C8H7 और Cl2O होता है, ठीक है। ये क्या इसका सूत्र होता है, अश्रु गैस। और इसका उपयोग कब किया गया था, प्रथम विश्व युद्ध में किया गया था इसका।
ये मस्टर्ड गैस और अश्रु गैस होती है ना, इनका युद्ध, इसका जो प्रथम विश्व युद्ध था ना, इसमें किसका यूज किया था, ये जो जहरीली गैसें होती है मस्टर्ड और अश्रु गैसों का। ठीक है, इसके बाद में देखिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का सूत्र क्या होता है, क्लोरोफॉर्म नाम है इसका। क्लोरोफ्लोरोकार्बन का तो हो गया था CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये होता है क्लोरोफॉर्म। ठीक है, CHCl3। ठीक है, सी के मतलब मैंने अभी बताया था आपको कि कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, 4 होती है। तो इस प्रकार से 3 तो क्लोरीन अणु जुड़ जाएंगे इसके, 3 तो क्लोरीन, 1 हाइड्रोजन, तो क्या हो गया CH और Cl3, इसको क्या बोलते हैं, क्लोरोफॉर्म। ठीक है, क्लोरोफॉर्म एक रंगहीन वाष्पशील व गाढ़ा द्रव जिसकी वाष्प सूंघने पर निश्चेतना उत्पन्न होती है। क्लोरोफॉर्म का उपयोग शल्य चिकित्सा से पहले सामान्य निश्चेतक के रूप में किया जाता है। ठीक है, इसके बाद में देखिए कार्बन टेट्रा क्लोराइड CCl4, कार्बन के साथ में मतलब कार्बन की जो संयोजकता होती है ना 4, वो किससे पूरी हो रही है, क्लोरीन से ही हो रही है। तो इसको कार्बन 4 क्लोरीन जुड़ रहे हैं तो कार्बन टेट्रा क्लोराइड। ठीक है, कार्बन टेट्रा क्लोराइड, और इसका उपयोग किया जाता है विद्युत के कारण लगी आग को मुख्यतः CCl4 द्वारा ही बुझाते हैं। अज्वलनशील वायु से भारी होती है, अज्वलनशील होती है वायु से भारी, अग्निशामक के रूप में इसका विद्युत के कारण जो आग लग जाती है उसका बुझाने का काम किसके द्वारा होता है, CCl4 का उपयोग किया जाता है। ठीक है, इसके बाद में देखिए हम देखेंगे एथिल एल्कोहल। सामान्यतः एथिल एल्कोहल की क्या बोला जाता है, इसको ही एथेनॉल बोला जाता है। मैंने भी बताया कि जिसमें कार्बन की मात्रा 2 होगी उसको क्या नाम देंगे, एथ देंगे। ठीक है, एथेन देंगे, लेकिन इसमें क्या जुड़ रहा है, एल्कोहल जुड़ रहा है, CH2 और H5OH, इसका सूत्र क्या होता है, C2H5OH, इसमें एल्कोहल जुड़ रहा है। एल्कोहल को क्या बोला जाता है, एथेनॉल को ही सामान्य, एथेनॉल को क्या बोला जाता है, एल्कोहल बोला जाता है, और एल्कोहल को क्या बोला जाता है, दारू, शराब। ठीक है, सामान्यतः एथेनॉल को क्या बोला जाता है, एल्कोहल बोला जाता है, जिसका सूत्र क्या आता है, C2H5OH। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है, एल्कोहल कहा जाता है। ठीक है, पेय पदार्थों में जिसका उपयोग, मादक या पेय पदार्थों में जिसका उपयोग किया जाता है वो होता है एल्कोहल। इसके बाद में देखिए ये होता है एक यौगिक होता है गिल्सरोल। ठीक है, इसमें OH समूह होते हैं, वो जुड़े होते हैं, तीन OH समूह जुड़े रहते हैं। ठीक है, कार्बन की संख्या होगी 3 तो, ठीक है, और एक OH जुड़े रहेंगे, OH। ठीक है, एक कार्बन आपस में जुड़े रहेंगे, एक बंध आपस में बनाएंगे, 1 से OH होंगे और 2 कार्बन जुड़े रहेंगे, 2 हाइड्रोजन समूह जुड़े रहेंगे। ठीक है, इस प्रकार से 4 संयोजकता पूरी हो जाती है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, गिल्सरोल। इसके बाद में देखिए, इसके बाद में आता है हमारा फॉर्मिक अम्ल CHOOH। ठीक है, ये किस में पाया जाता है, मेथेनोइक अम्ल। ठीक है, मैंने अभी बताई जिसमें एक ही कार्बन होगा, जिसमें एक ही कार्बन होगा उसको नाम देंगे मेथ। ठीक है, लेकिन इसमें ये HOOH जुड़ा हुआ है ना कार्बन के पास में, इसको क्या बोलते हैं, ओइक एसिड। तो इसका नाम क्या होगा, मेथेनोइक एसिड। तो मेथेनोइक एसिड को ही सामान्यतः क्या बोलते हैं, फॉर्मिक एसिड। चिट्ठी के डंक में पाया जाता है, मधुमक्खी के डंक में पाया जाता है, उसको क्या बोलते हैं, फॉर्मिक एसिड। सूत्र याद रखना है HCOOH, रासायनिक सूत्र ही कई बार प्रश्न पूछे जाएंगे एग्जाम में। मधुमक्खी के डंक में जो पाया जाता है फॉर्मिक एसिड, उसका रासायनिक सूत्र होता है HCOOH। उसके बाद में सामान्यतः एथेनोइक एसिड को ही क्या बोलते हैं, एसिटिक अम्ल। जिसमें कार्बन की संख्या 2 होगी उसको क्या बोलते हैं, एथ बोलते हैं, और इसमें भी क्या जुड़ा रहता है, OOH, इसको क्या बोलते हैं, ओइक एसिड। तो जिसमें 2 कार्बन की संख्या उसको एथ, और इसमें जुड़ा क्या है, एथेनोइक ओइक एसिड। तो ये क्या होगा, CH3COOH, इसको क्या बोलते हैं, एथेनोइक एसिड। ठीक है, इसके बाद में देखिए ये होता है लैक्टिक अम्ल, दूध में पाई जाने वाली शर्करा। लैक्टोज को लैक्टोबैसिलस जीवाणु द्वारा लैक्टिक एसिड में बदलकर दूध को दही में परिवर्तित किया जाता है। दूध में पाई जाने वाली लैक्टोज शुगर होती है, उसमें जीवाणु कौन सा होता है, लैक्टोबैसिलस जीवाणु होता है, वो लैक्टोज को लैक्टिक एसिड में बदल देता है, चीजें दूध को दही में परिवर्तित हो जाता है। इसके बाद में देखिए एक आता है यूरिया। ठीक है,
मैंने आपको बहुत अच्छे से मोटा मोटा बताया है, ठीक है। और आपको मैंने उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में भी आ रहा होगा। इसके बाद में देखिए यूरिया होता है, इसका सूत्र पूछा जाता है कई बार यूरिया का, NH2, ठीक है, C डबल बंद O NH2, NH2 C डबल बंद O NH2 होता है, ठीक है। इसका सूत्र क्या होता है, NH2 C डबल बंद O NH2। इसके बाद में कई बार बेंजीन का भी सूत्र बोलते हैं, ठीक है। बेंजीन, इसमें कार्बन की संख्या 6 होती है, हाइड्रोजन की संख्या भी 6 होती है, मतलब इस प्रकार से जुड़ा होता है। एक कार्बन यहाँ होगा, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, और सभी हाइड्रोजन से सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं, तो इसको क्या बोला जाता है सामान्यतः बेंजीन। किसको बोला जाता है, हेक्सेन होता है ना, ये हेक्सेन, इसको ही क्या बोला जाता है, बेंजीन बोला जाता है, ठीक है। तो क्लास आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए कैसी लगी, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। आपसे यही उम्मीद है मेरी कि आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। तो क्लास को देखते रहना, आगे से ऐसी क्लास आपके लिए अच्छी अच्छी हम